हो गया मछली बाजार, ठीक है। राहुल इधर, आदर्श गेम बंद कर दो, तुम भी बंद कर दो गेम, हो गया है ना, सही बात, हो गया, पढ़ ले अब। अवार्ड दे देना मेरी तरफ से एक सर को, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग सोनू, प्रेरणा, श्रुति, सोनू, श्वेता, खुशी, सोनू, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। शुरू करते हैं पढ़ना। हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग सब, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? बजट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, है ना। उसमें हम लोग 3 टाइप्स ऑफ बजट, जो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे वो था 3 टाइप्स ऑफ बजट। क्या क्या बजट था? 3 प्रकार का। एक था बैलेंस्ड बजट, उसके बाद था सरप्लस बजट, और उसके बाद था डेफिसिट बजट। क्या होता है बैलेंस्ड बजट? किसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट? जब रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होगा, जब रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, ठीक है। मतलब जितना पैसा आया उतना पैसा हम लोग क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। उसके बाद सरप्लस बजट किसको बोलेंगे? अरमान, सरप्लस बजट किसको बोलेंगे? जिस बजट में रेवेन्यू ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बजट, ठीक है। और आखिरी डेफिसिट बजट किसको बोलेंगे? जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट। तो 3 प्रकार का बजट होता है, एक तो बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट, और तीसरा डेफिसिट बजट, ठीक है। इंडिया जो जनरली फॉलो करता है वो है डेफिसिट बजट। इंडिया में जनरली डेफिसिट बजट को फॉलो किया जाता है, ठीक है? डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से ही, लेकिन इंडिया क्या करता है, हर बार इंडिया का सिचुएशन ऐसा ही रहता है कि हर बार उसको डेफिसिट बजट ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलो, पल्लवी, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? बाकी लोग बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। सब बोल रहे हैं क्लियर है। पल्लवी शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, है ना। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत आए तो ऐप से क्लास कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, देखो हो गया, ठीक है। पढ़ लें अब, पढ़ लें तो, और पीछे मुड़ के बात नहीं करना है तुमको, ठीक है। चलो, और तुम दोनों भी, जो झुक के और पीछे मुड़ के जो बात, नहीं ये पीछे मुड़ रहा हो, तुम झुक के बात कर रहे हो, ठीक है, और बात नहीं करना है, ठीक है। चलो, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, 3 प्रकार का डेफिसिट होता है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। मतलब डेफिसिट बजट है, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। बजट हमारा क्या है, डेफिसिट है। मतलब हम तीनों में से कौन से वाले में ज्यादा फोकस्ड है? अभी डेफिसिट वाले में फोकस्ड है, बिकॉज इंडिया क्या करता है, सबसे ज्यादा डेफिसिट बजट को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो अब डेफिसिट बजट में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसमें 3 प्रकार का डेफिसिट होता है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। मतलब डेफिसिट बजट के अंदर 3 प्रकार, पहला रेवेन्यू, दूसरा फिस्कल, और तीसरा प्राइमरी। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट किसको बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को हम कंपेयर करेंगे, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट कम है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मिसिंग है? कैपिटल वाला पोर्शन मिसिंग है। कैपिटल पोर्शन को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। रिसीट 2 प्रकार का होता है, एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का होता है। रिसीट में 2 प्रकार होता है, एक होता है कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। वैसे ही एक्सपेंडिचर का भी 2 प्रकार होता है, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है रेवेन्यू, ठीक है। अभी हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? अभी फिलहाल हम लोग कंपेयर कर रहे हैं
सिर्फ ये रेवेन्यू को और सिर्फ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है। ये दो को कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों अभी कहाँ है, ये दोनों अभी मिसिंग है। कौन सा दो पोर्शन हमारा, ये दोनों अभी मिसिंग है, ठीक है। जब हम सिर्फ ये दो कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का, वो डे टू डे एक्टिविटीज से होता है ना। रेवेन्यू कहां से आता है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू रिसीट कहां से आता है गवर्नमेंट का, डे टू डे जो वर्क है, मतलब जैसे कि टैक्स कलेक्शन करना, फाइन्स कलेक्शन करना, फीस कलेक्शन करना, ये सारे जगह से आता है। कैपिटल रिसीट कहां से आता है, या तो अपना कोई एसेट को सेल कर देगा या फिर कहीं से लोन ले आएगा, ठीक है। तो दोनों केस में क्या होता है, एक में एसेट या तो कम हो रहा है या फिर लोन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा खर्चा, जो डे टू डे एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट का, सैलरी देना, इतने सारे मिनिस्टर्स हैं उनको सैलरी देना है, इतना सारा गाड़ी चलता है मोदी सरकार के, आगे 10 गाड़ी पीछे 10 गाड़ी चलता है, वो सबका सैलरी हो गया। इतने पुलिस फोर्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है, उनका इतना सारा गाड़ी चल रहा है। उसके बाद डिफेंस सर्विसेज है, ये सारा जो खर्चा है ये सब डे टू डे एक्सपेंडिचर है ना। इसके वजह से ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना कोई लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो वो सारा एक्सपेंडिचर जिसको हम डे टू डे मेंटेनेंस में खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं पे एक और प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या तो कोई एसेट को क्रिएट किए, मान लो रोड रास्ता बना दिए, डैम बना दिए, ब्रिज बनाए, ये सब क्या, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ये सब एसेट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट का, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर कोई लोन को रीपे कर दिए, कोई लोन को हम रीपे कर दिए, वो भी खर्चा है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के हाथ से पैसा गया ना, तो वो कौन सा खर्चा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो जब हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। अब ये क्या शो करेगा तुम बताओ, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कम है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा। मान लो तुम्हारे एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा बैंक अकाउंट है या गुल्लक है तुम्हारा घर का, इसमें 1000 रुपए है, ठीक है। ये तुम्हारा घर का गुल्लक है, ये तुम्हारा 1000 रुपए, ये तुम हो, ठीक है। अब मान लो तुमको खर्चे के लिए घर वाले 500 रुपए दिए, 500 रुपए पॉकेट मनी तुमको मिलता है, ठीक है। और तुम क्या किए, एक्सपेंडिचर कितना किए, 600 रुपए कर दिए। ये क्या शो कर रहा है, 600 खर्चा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। 1000 रुपए गुल्लक में, गुल्लक से 100 रुपए निकाल लिए, खर्चा कर दिए। ये क्या शो कर रहा है, पॉकेट, ये हमको ये शो कर रहा है कि हमारा जो इनकम है, हमारा जो इनकम है उसके मुकाबले हमारा जो रेगुलर खर्चा है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगर इन केस मैं तुमको बोलूं यहां पे अगर हम खर्च करते 400 रुपए, तो 100 रुपए कहां जाता, 100 रुपए यहां जाता, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट के केस में क्या होता है, ये जो 600 रुपए है, 600 खर्च हो गया 500 की जगह, 100 रुपए कहां से आया, -100 हो गया, यहां कितना बचा, 900, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, रेवेन्यू अगर डेफिसिट है किसी कंट्री का तो वो शो कर रहा है कि गवर्नमेंट का जितना पैसा इनकम है गवर्नमेंट उससे ज्यादा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कहां पे खर्च कर रहा है, सिर्फ मेंटेनेंस में। ऐसा नहीं कि खर्चा किया उससे कोई बड़ा बिल्डिंग खरीद लिया या एसेट क्रिएट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट शो कर रहा है गवर्नमेंट का रेगुलर मेंटेनेंस खर्चा क्या है, बहुत ज्यादा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हमको सिग्निफाई करता है कि हमारा जो खर्चा है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है। मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस ज्यादा है डे टू डे इनकम से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले इट इंडिकेट्स द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रेगुलर और रिकरिंग का मतलब वो एक्सपेंडिचर ना कोई एसेट को क्रिएट करे, ना कोई लाइबिलिटी को
रिड्यूस करे, ठीक है, मतलब रेगुलर मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो वाला खर्चा, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, गवर्नमेंट का सेविंग नहीं हो रहा है, डिस सेविंग हो रहा है। गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, डिस सेविंग हो रहा है। गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट कहीं और से पैसा ला रहा है। कहां से लाया था, हमारे एग्जांपल में गुल्लक से लाना पड़ा था। हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए पैसा कहां से लाना पड़ा था, गुल्लक से लाना पड़ा था, वही गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू डेफिसिट करेगा, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, रेवेन्यू वाला, रिसीट कम हो गया, तो वो पैसा जो डिफरेंस है वो कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, या तो लोन ले आएगा गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कोई एसेट को सेल आउट कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा लोन मिलना बंद हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा एसेट बिक जाएगा तब, ठीक है। तो वो वाले स्टेज को हम लोग क्या, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना डिस सेविंग कर रहा है, जो सेविंग के जगह अपना डिस सेविंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद it also implies that government has to make up its deficit from capital receipt, अपना कैपिटल रिसीट से पैसा निकाल के कहां लाना, खर्चा करना पड़ रहा है, रेवेन्यू रिसीट में खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे कि हम लोग किए, गुल्लक से पैसा निकाल के खर्चा किए, ठीक है। उसी तरीके से गवर्नमेंट को अपने कैपिटल रिसीट से पैसा को कहां खर्च करना पड़ रहा है, रेगुलर मेंटेनेंस में खर्चा करना पड़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सब कुछ क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। थ्रू बोरोइंग और इट मींस revenue deficit either leads to an increase in liability in the form of borrowing or reduces the asset through disinvestment. Most important point. अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट पैसा कहीं और से लेके आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट का जो सोर्सेस है वो उतना इनफ नहीं है, गवर्नमेंट को कहीं और से पैसा लाना पड़ रहा है। अब वो कहीं और से कहां से लाएगा, दो ही सोर्सेस बचा, एक तो लोन ले आएगा या फिर दूसरा क्या सोर्स बचा, कोई एसेट को बेच देगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है इसका मतलब ये है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या तो वो गवर्नमेंट का लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, और रिड्यूसेस द एसेट, गवर्नमेंट कोई ना कोई अपना एसेट को क्या करेगा, सेल आउट करेगा, ठीक है, ताकि वो अपने डिफरेंस को क्या कर सके, मीट कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट, use of capital receipt for meeting the extra consumption expenditure leads to an inflationary situation. गवर्नमेंट अगर अपने इनकम से ज्यादा खर्च करने लगेगा तो कंट्री में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों आएगा इन्फ्लेशन, देखो आउट ऑफ टॉपिक थोड़ा सा जाते हैं, लेकिन वो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देना, दो प्रकार का पॉलिसीज होता है, एक होता है आरबीआई जो बनाता है, और दूसरा जो फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। दो प्रकार का पॉलिसीज होता है, एक आरबीआई बनाता है, दूसरा गवर्नमेंट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 है ये बुक का, उसमें पूरा डिटेल में दोनों दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कहां ले गया गया है, टर्म 2 में ले गया गया। अदरवाइज हम जब ये चैप्टर में पहुंचते तो हमको वो सारा नॉलेज ऑलरेडी होता, ठीक है, लेकिन वो टर्म 2 में चला गया, तो अब तो हम उसको पहले पढ़ नहीं सकते, टर्म 2 के टाइम ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं एक बार शॉर्ट में सिर्फ ये दोनों चीज को बता दे रहा हूं ताकि आगे तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, कुछ पॉलिसीज बनाता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पढ़े थे बैंकिंग चैप्टर में, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बोरोइंग्स का सारा डिटेल में एनालिसिस आरबीआई बनाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, अपने टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर, टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। अब सोचो, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट खर्चा करेगा, पैसा किसको मिलेगा, लोगों को मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में, किसी भी केस में अगर लोगों के हाथ में जब पैसा आता है तब क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। मतलब अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा, लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो कम इन्फ्लेशन आएगा। क्योंकि अगर लोगों के हाथ में जब ज्यादा पैसा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा रेट में खरीदते हैं, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइसेस और बढ़ने लगता है, डिमांड ज्यादा होने लगता है तो प्राइसेस बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब भी लोगों के हाथ में, चाहे वो किसी भी तरीके से, अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है, चाहे वो मनी सप्लाई के थ्रू हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू हो, या चाहे वो किसी और भी सोर्स से,
अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है मतलब इन्फ्लेशन कंट्री में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू पब्लिक का इनकम। कहां खर्च करेगा गवर्नमेंट? लोगों को ही तो देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, लोगों को जॉब देगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। मान लो बिल्डिंग बनाता है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर किया, बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बनाएगा तो सीमेंट खरीदेगा, रॉड खरीदेगा, ईटा खरीदेगा, बालू खरीदेगा, लेबर लोग को भेजे, ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? इकोनॉमी में जाएगा, इंडिया से ही तो खरीदेगा, इकोनॉमी में ही तो जाएगा सब पैसा। तो गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो लोगों के हाथ में क्या आएगा? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई लोगों के हाथ में क्या होगा? बढ़ जाएगा बहुत, ठीक है। लोगों के हाथ में बहुत पैसा आएगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन आएगा कंट्री में। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। When the use of capital receipt for meeting the extra consumption expenditure, मतलब अगर हम लोग एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं रेवेन्यू से, तो उस केस में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्च करेगा अपने रेवेन्यू से तो इन्फ्लेशन तो आएगा ही कंट्री में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका और जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट है वो भी अभी पढ़ लेते हैं एक बार। अगर एक्सपेंडिचर कम होगा तो, अगर एक्सपेंडिचर कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब डिफ्लेशन सिचुएशन आएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम टैक्सेस का बात करें, टैक्सेस गवर्नमेंट ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, टैक्स का रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट, टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में मनी सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। लोगों के हाथ से ही तो टैक्स लेगा ना, लोगों से टैक्स ले जाएगा, तो उस केस में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाने से क्या होगा? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन कम होगा, जिसको हम डिफ्लेशन बोलेंगे। इन केस अगर टैक्सेस रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट, टैक्स का रेट को रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। पहले तुम मान लो 100 रुपए कमाते थे, उसमें 20 रुपए टैक्स दे देते थे, तुम्हारे हाथ में 80 बचता था। अब गवर्नमेंट वो 20 के जगह 10 ही ले रहा है तुमसे, तो तुम्हारे हाथ में 90 बचा, खर्चा ज्यादा करोगे 10 रुपए का, ठीक है। तो वही चीज है, टैक्सेस अगर कम होगा तो फिर से क्या आएगा? इन्फ्लेशन, ठीक है। वहीं पे आरबीआई, अगर हम आरबीआई का बात करें तो आरबीआई कोई ऐसा पॉलिसी बनाता है जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो कौन सा सिचुएशन? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। और इनकेस अगर मनी सप्लाई कम हो रहा है तो कौन सा सिचुएशन? डिफ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है। चलो क्या हो गया राहुल? कोई डाउट है? नहीं? हायर बोरोइंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। देखो लोन लेने का दिक्कत क्या है ना, लोन लेने से बर्डन तो बढ़ता है रीपेमेंट का, लेकिन साथ में एक एडिशनल बर्डन भी आ जाता है, किसका? इंटरेस्ट पेमेंट का, ठीक है। तो इन केस अगर गवर्नमेंट हायर बोरोइंग्स कर रहा है, बहुत ज्यादा बोरोइंग्स कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? एक तो लोन अमाउंट का तो बर्डन आएगा ही आएगा, साथ में इंटरेस्ट पेमेंट का भी बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, higher revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue। ये एक वार्निंग साइन है गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो अपना या तो एक्सपेंडिचर को कम कर दे या तो रेवेन्यू को इंक्रीज कर दे। कोई एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं, है ना। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो धीरे धीरे एसेट क्या होते जाएगा? बिकते जाएगा। या लोन ला रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग ना उसका इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, ना हम उसका लोन रीपेमेंट कर पाएंगे। तो उस केस में कोई लोन देना भी बंद कर देगा, जो हालत पाकिस्तान का हो रखा है अभी, ठीक है। तो वो केस में क्या होगा? हम लोगों को यहाँ पे वार्निंग साइन होता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट कम है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो उस केस में या तो हमको एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा या तो हमको इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो इधर सबको क्लियर है? खुशी, मदन, पल्लवी, प्रेरणा, संचिता, श्रुति, सोनू, सूरज, वेदांत और एक जूम यूजर मतलब वरुण, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे बचाया जाए? रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का क्या क्या तरीका है? दो ही तरीका है, या तो एक्सपेंडिचर को कम कर लो या तो रेवेन्यू बढ़ा लो। एक्सपेंडिचर को कम कैसे करेंगे? कम खर्चा करेंगे, सिंपल सा बात है ना।
रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, कलेक्शन बढ़ा देंगे, फीस फाइन ज्यादा लगाएंगे, पेनल्टी ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप टू रिड्यूस इस एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज टैक्स, इंक्रीज रेवेन्यू, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज रिसीप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब अगर हमको रेवेन्यू को बढ़ाना है तो या तो हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे, नया नया प्रकार का टैक्स ले आएंगे, या फिर हम लोग फीस फाइन्स पेनल्टीज वगैरह जो कलेक्ट करते हैं वो ज्यादा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब नेक्स्ट प्रकार का डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सिर्फ बोरोइंग को एक्सक्लूड करना है। मतलब कौन सा रिसीट यहां पे इंक्लूड होगा? कैपिटल रिसीट यहां पे इंक्लूड होगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सारा, मतलब मान लो अगर हम कोई एसेट को बेच के पैसा ला रहे हैं तो वो भी हमारा रिसीट में ऐड होगा, लेकिन इनकेस अगर हम बोरोइंग कर रहे हैं, किसी से लोन लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ वो हमारा क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल में कौन कौन आ गए? रेवेन्यू प्लस कैपिटल, रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। और टोटल रिसीट में कौन कौन आ गए? रेवेन्यू प्लस कैपिटल, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सिर्फ बोरोइंग को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या शो कर रहा है? जैसे वो हमको शो कर रहा था कि हमारा रेगुलर का जो इनकम है वो कम है, हमारा डेली खर्चा ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वैसे ये हमको क्या शो करेगा फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल एक साल में खर्चा है, वो भी एक साल का ही बताता है। फिस्कल डेफिसिट क्या शो कर रहा है? हम सिर्फ बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिए। क्या? चलो देखते हैं क्या शो करता है। द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेटर हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट मीन्स। गवर्नमेंट के पास जितना जुगाड़ है, टोटल जुगाड़, कोई भी सोर्सेस से टोटल जितना जुगाड़ है, अगर उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रहा है तो उसको बोरिंग करने का नीड आएगा। मतलब मान लो गुल्लक में कितना था? 100,000 रुपए था गुल्लक में, ठीक है। गुल्लक में कितना था? 1000 रुपए था। तुम्हारा खर्चा था 600 रुपए। मान लो मैं बोलूं तुम्हारा खर्चा है 1800 रुपए। 500 रुपए घर वाले देते हैं तुमको, तुम खर्च कितना करते हो? 1800 रुपए। 1000 कहां से आएगा? गुल्लक से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता नहीं चलने वाला। और 300 कहां से आएगा? अब तो हल्ला करना पड़ेगा। मट्टी का था गुल्लक, फोड़ना पड़ेगा, जब 1000 निकलेगा तब फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब 300 कहां से आएगा? हल्ला करना पड़ेगा मार्केट में, चाहिए पैसा, चाहिए पैसा, है ना, तब तो 300 मिलेगा, तब तो 300 मिलेगा, वरना 300 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल कैपेसिटी कितना था? ध्यान से सुन लो, टोटल कैपेसिटी कितना था खर्च करने का? 1500 था, ठीक है। 500 तो मिला, ठीक है। 1000 रुपए गुल्लक में था, जो कि किसी को पता नहीं चलेगा, हम खर्च कर लेंगे। लेकिन जो 300 है वो तुम्हारा कैपेसिटी नहीं था, वो खर्चा तुम किए, जिसके वजह से तुमको अब क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये जो 300 रुपए का डेफिसिट हुआ, इसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट निकालूं तो कितना आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे आएगा 1800 माइनस 500, मतलब 1300 रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कितने का है? सिर्फ 300 रुपए का है, क्योंकि 1000 रुपए का मेरे पास और कहीं से जुगाड़ था। मैं अपने एसेट को बेच के, अपने गुल्लक से पैसा निकाल के मैं क्या कर सकता था? खर्च कर सकता था। लेकिन और जो 300 है उसके बाद वो मुझे कितना क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको शो क्या करा? 300 रुपए का बोरोइंग। अच्छा, तो आप बताओ 300 का जब हमको बोरोइंग करना पड़ रहा है, तो तुमको ये नहीं लगता फिस्कल डेफिसिट हमको क्या शो करता है? बोरोइंग्स।
नहीं शो किया। फिस्कल डेफिसिट हमको क्या शो किया, हमको कितना बोरो करने का नीड है वही शो किया डायरेक्टली। देख लो 300 रुपए हमको बोरोइंग करने का नीड था और फिस्कल डेफिसिट भी हमारा कितना आया, 300 आया। ठीक है, हर बार ये सेम ही आएगा क्योंकि जो डिफरेंस है वो किसका होगा, वो बोरोइंग का डिफरेंस होगा। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। फॉर्मूला, दो प्रकार का फॉर्मूला बना यहाँ पे। पहला फॉर्मूला बना फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या बना, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब फिस्कल डेफिसिट हमको शो करता है गवर्नमेंट को कितना लोन अमाउंट लेना है, कितना लोन लिया जाए, है ना। वो हमको कहां से पता चलेगा, फिस्कल डेफिसिट से पता चलेगा। गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा उसको कितना लोन लेना पड़ेगा, वो फिस्कल डेफिसिट से पता चलेगा कि उसको इस साल कितना लोन लेने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लियर है। चलो, क्यों नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, खर्चा है तो नेक्स्ट ईयर। हर बार अगर ऐसा चलेगा तो 2 साल में कंट्री डूब जाएगा। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं चलता है। ये एक एग्जांपल है फिस्कल डेफिसिट का। हर बार अगर हम फिस्कल डेफिसिट करते हुए चलें तो कंट्री डूब जाएगा। लास्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कंट्री समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपना सारा एसेट भी बेचते जा रहा है, उसके बाद बोरोइंग भी लेते जा रहा है फिस्कल डेफिसिट में। ठीक है, उसके बाद भी उसका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। खर्चा चलाने के लिए उसको अपना एक तो एसेट बेचना पड़ रहा है प्लस साथ में बोरोइंग भी करना पड़ रहा है, दोनों चीज करना पड़ रहा है। तो ये कितना दिन चलेगा ये। ठीक है, लेकिन इंडिया अभी यही स्टेज में है। ठीक है, इंडिया अभी दोनों चीज कर रहा है, अपना एसेट भी सेल कर रहा है और बोरोइंग भी कर रहा है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में करना ही पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्री अगर डेवलपिंग स्टेज से निकाल के उसको डेवलप्ड बनाना है तो गवर्नमेंट को ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी फिलहाल क्या कर रहा है, अपना एसेट को बेचते भी जा रहा है और नया बोरोइंग्स भी लेते जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट क्या करेगा, लोन रीपेमेंट शुरू करेगा। ठीक है, लोन अपना रीपेमेंट करना शुरू करेगा। ठीक है, चलो वो कब होगा, जब इंडिया डेवलपिंग से निकल के डेवलप्ड स्टेज में जाएगा, तब इंडिया क्या करेगा, वो स्टेज को लेके आएगा। ठीक है, चलो इंडिया क्या करेगा तो मोदी देख लेगा, अपने अपना पढ़ाई देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है यहां तक, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है यहां तक क्लियर है, बताओ फटाफट। दिया, खुशी, मदन, पल्लवी, प्रेरणा, संचिता, श्रुति, सोनू, सूरज, वेदांत और वरुण। क्लियर है इधर, कोई डाउट, पूरा क्लियर कंप्लीट, वाह सफा क्लियर पूरा। पूनम क्लियर पूरा, पक्का तो चलो ठीक, ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट, आगे 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 पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इंक्लूड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रिसीट साइड में क्या क्या इंक्लूड होगा, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट जिससे नया कोई डेट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहला डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, पढ़े थे डेट ट्रैप क्या होता है, किसको बोलते हैं डेट ट्रैप, जब हम लोग एक लोन को रीपेमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नया लोन फिर से लेना पड़ता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप बोलते हैं। जैसे रेट ट्रैप क्या होता है, खाना लेने जाने के चक्कर में वो वहां पे फंस जाता है। ठीक है, वैसे ही डेट ट्रैप एक ऐसा सिचुएशन होता है, कंट्री अपने डेट को ही रीपेमेंट करने के लिए उसको फिर से डेट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, मतलब पहले तो वो उसको मजा आ रहा था, डेट लिया, खर्चा कर दिया सारा पैसा, अब वो पैसा को रीपेमेंट करना है, तो वो रीपेमेंट करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, नया लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप। अगर फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यू रहा, हर साल फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, तो ये सिचुएशन आएगा या नहीं आएगा, गवर्नमेंट अपना एसेट बेचते जा रहा है, नया लोन लेते जा रहा है, सारा पैसा खर्च करते जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा, डेट ट्रैप वाला सिचुएशन आ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना उससे भी कम होगा, मतलब जितना डेट ले लिया उस पर जितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारा रेवेन्यू। जैसे अगर हम बात करें तुम्हारे एग्जाम्पल में,
डेट ट्रैप का सिचुएशन लाते हैं। 300 रुपए का बोरोइंग कर लिए, दोस्त से उधार मांग लिए 300, दे दिया दोस्त एक बार, वो क्या बोला ब्याज लूंगा, ठीक बोला चल ले लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर सेम सिचुएशन, नेक्स्ट ईयर फिर सेम सिचुएशन, अब की बार डेफिसिट कितने का हुआ, अब की बार डेफिसिट हो गया 1000 का, टोटल डेफिसिट कितना 1300 हो चुका है। उसके नेक्स्ट ईयर फिर एक बार ऐसा हो गया, फिर इस बार डेफिसिट 2000 का, टोटल कितना डेफिसिट 3300, 3300 का डेफिसिट हो गया 3 साल में मिला के, ठीक है। उधारी हो गया दोस्तों का, क्या उपाय, अब भागना पड़ेगा और तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू जो घर से पॉकेट मनी मिल रहा है वो सिर्फ, देना कितना है दोस्तों को, अगर देने निकले भी तो 7 साल लगेगा पैसा देने में, है ना। इससे अच्छा दोस्ती खत्म कर लिया जाए, यही तो तरीका है, और क्या तरीका है। वैसे ही कंट्री को भी यही करना पड़ता है, कंट्री का भी हालत यही हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप का सिचुएशन। मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब कंट्री क्या करेगा, लोन रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, तब क्या करेगा, हाथ जोड़ने जाएगा कि लोन माफ कर दो, ठीक है। जैसे दोस्त से माफी, हाँ बहुत केस करना पड़ा, उपाय क्या है, देगा तो नहीं, दोस्ती कंटिन्यू रहे, माफी कर दो, पैसा मिलना तो नहीं है ना। तो वही है, दोस्त पैसा लगा है, तुम अगर जबरदस्ती करोगे तो दोस्ती खराब होगा, और नहीं करोगे तो पैसा तो डूबा ही है तुम्हारा, दोनों केस में। पहले केस में अगर दोस्ती है तब भी डूबा है, और दोस्ती नहीं है तब भी डूब गया है पैसा, तो अब क्या करना है वो डिसीजन लो, ठीक है। तो वही वाला हालत हो जाता है, ठीक है। चलो फिर से लोन ही क्यों दोगे तुम, है ना। चलो हो गया, हो गया, चलो पढ़ लेते हैं, अब पढ़ लें, उनका हो जाने दो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन्फ्लेशन आएगा नहीं आएगा, खर्चा ज्यादा कर रहा है गवर्नमेंट, रेवेन्यू कम है, तो वही वाला सिचुएशन है ना, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा होगा, जब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा कंट्री में, ठीक है। देखो दोनों पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट का पेमेंट अगर हम करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। इंटरेस्ट कहां से देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से देंगे, इंटरेस्ट किसका पार्ट है, रेवेन्यू का पार्ट है। तो जब हम ज्यादा लोन ले आएंगे, इंटरेस्ट ही ज्यादा देंगे, तो हर बार फिर डेफिसिट ऑटोमेटिक आने लगेगा, हम चाह के भी कम नहीं कर सकते। डेफिसिट को कंट्रोल करने का क्या तरीका था, या तो एक्सपेंडिचर को कम कर दो या तो रेवेन्यू को बढ़ा लो, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर अपने आप बढ़ रहा है बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो हम चाह के भी वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। which leads to revenue deficit. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit, wherein government takes more loan to repay the earlier loan. उसको लोन रीपे करने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप का सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का बोरोइंग का मेन सोर्स क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहां से बोरो करता है, हम लोग पढ़े थे, कहां से करता है, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करेगा, एक तो पब्लिक से करेगा, तीसरा फॉरेन बैंक से करेगा, और चौथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करेगा, ठीक है, जैसे आईएमएफ वगैरह हो गया, ठीक है। तो 4 जगह से गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकता है, जिसमें से सबसे मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट बोरो करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा कहां से लाएगा, प्रिंट करेगा, और क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है पैसे का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। रिजर्व बैंक के पास क्या अनलिमिटेड पैसा है, प्रिंट कर सकता है वो। जब करेंसी प्रिंटिंग होगा बहुत ज्यादा तो इन्फ्लेशन तो आएगा, ठीक है। टू मीट इट्स फिस्कल, आरबीआई प्रिंट न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट, इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन डिपेंडेंस, government also borrow from rest of the world which raises its dependence on the other countries। हो गई, अगर हम आसपास पड़ोस से लोन लेके आए हैं तो उनका बात मानना पड़ेगा, है ना, वो जो बोलेंगे हमको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में फॉरेन का डिपेंडेंस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर।
हमको उनका बात मानना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, हम हमारे मर्जी से काम नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, ऑब्वियस सा बात है, आज ही सब खा पी जाएंगे तो फ्यूचर का ग्रोथ हैम्पर हो गई। गवर्नमेंट आज ही सब खत्म कर देगा, सब बेच बाच देगा, तो फ्यूचर आने वाले जनरेशन क्या करेगा, ठीक है, वो क्या बेचेगा और क्या खाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोरोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाता है। आज अगर हम लोन ले लें तो आने वाले हम रीपे नहीं किए, आने वाले जनरेशन को रीपे करना पड़ेगा, है ना, बिना रीपे किए तो काम नहीं चलेगा। तो वही होता है, अगर बोरोइंग करते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर। इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री में फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है, अगर बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो जाए तो। नेक्स्ट चलते हैं कुछ फॉर्मूलाज में। फॉर्मूला देखो, सब फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है, सारा फॉर्मूला घुमा फिरा के वो एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये तो मेन फॉर्मूला था। अब इसी को देखो क्या लिखा गया, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और टोटल रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसीट और प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बात बराबर है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखो, वो भी सेम है, मतलब ये सारा मिला के एक ही फॉर्मूला है। तुमको लगेगा 10 तो फॉर्मूला लर्न करना है, वो फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, सारा क्या है, एक फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं क्या लिखा है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू को बगल में ले आया, कैपिटल को बगल में ले आया, इसी फॉर्मूला में आगे पीछे कर दिया सारा, बात तो बराबर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, अच्छा फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, मतलब ये दोनों को क्या बोल दिया, रेवेन्यू, वही होता है फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है। तो वहां पे क्या लगा दिया, रेवेन्यू डेफिसिट लगा दिया, मतलब घुमा फिरा के सारा फॉर्मूला क्या है, एक ही है। लास्ट वाला फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखना, बिकॉज यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग, तुमको क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड आउट टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का टोटल बोरोइंग निकालना हो, तुम क्या करोगे, पेन कॉपी लेके कैलकुलेशन चालू कर दोगे पूरा, इतना आया इतना गया, ये हुआ वो हुआ, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा फिस्कल डेफिसिट इतना है, डायरेक्टली वो फिगर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, इसी बुक में आएगा अभी, ठीक है। चलो अच्छा, दोनों के डिफरेंस तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलो नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट तो हो गया, पैसा कहां से लाया जाए, डेफिसिट हो गया ना, अब पैसा कहां से लाएं, कुछ सोर्सेस लगाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्या क्या जुगाड़ है गवर्नमेंट के पास, पहला जुगाड़ बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट कैन बी मीट बाय बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेस, कहां कहां, पब्लिक, कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा, ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्सेस, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट 4 जगह से बोरो करता है, वो चारों ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग न्यू करेंसी, government may borrow from RBI against its security to meet the fiscal deficit. RBI issue new currency for this purpose. The process is known as deficit financing. Important है, प्रिंटिंग करेंसी का प्रिंट जो करते हैं उसका जो डिसीजन होता है वो अकॉर्डिंग टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट का जो डेफिसिट हुआ उसको फाइनेंस करने के लिए क्या किया जाता है, न्यू करेंसी का प्रिंटिंग किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, 3 प्रकार का डेफिसिट में थर्ड डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। 2 डेफिसिट क्या क्या पढ़े अभी तक, एक रेवेन्यू और दूसरा फिस्कल। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बोरोइंग एक्सक्लूडिंग, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड आया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है देखना,
फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, मतलब जितना डेफिसिट हुआ उसमें से अगर हम इंटरेस्ट कंपोनेंट को हटा दें। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरोइंग्स। तो इसके जगह मैं बोरिंग लिख दूं, यहाँ एक बार काट के, यहाँ पे एक बार काट के मैं क्या क्या, तुम मत लिखना, मैं लिख रहा हूं। अब फॉर्मूला क्या हो गया देखो, फिर प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, मतलब हमको ये क्या शो कर रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए, मतलब जो हम पहले गलती किए थे, लोन लिए थे, उस गलती का जो हम लोग सजा दे रहे हैं, उसके वजह से हमको और कितना लोन लेना पड़ रहा है। मतलब जैसे लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमको और कितना लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, मेन क्या शो कर रहा है प्राइमरी डेफिसिट, कि हमारा जो पास्ट में लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए अगर हमको फिर से लोन लेना पड़ रहा है तो वो क्या आएगा? प्राइमरी डेफिसिट के अंदर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन fiscal deficit of the current year and interest payment on the previous borrowings। एक है करंट ईयर का, दूसरा है प्रीवियस बोरिंग। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग मतलब आज तक हम जितना इंटरेस्ट मतलब जितना रीपे किए लोन लाए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा? माइनस होगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन एक्यूमुलेटेड डेट। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? तो बताओ तो, कुमकुम क्या बोल रहे हो? मैं, मेरे को भी सुनना है और इन लोग को भी, सबको सुनना है, मन कर रहा है, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। बताओ, माइक दो। नहीं, चलो ठीक है। शिवानी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, बुक देख के तो मैं ही बता देता हूँ, रोहन देता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट, टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन एक्यूमुलेटेड डेट्स। बोरिंग रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट को जो नया बोरिंग लेना पड़ेगा, नया लोन लेना पड़ेगा, वो किस लिए लेना पड़ता है? मेजरली लेना पड़ता है जो प्रीवियस लोन है उसका इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लोन लेना पड़ता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स extent to which such interest commitment have compelled the government to borrow in the current period। मतलब इंटरेस्ट के वजह से जो हमको मजबूरन क्या करना पड़ता है? फिर से लोन लेना पड़ता है, मतलब डेट ट्रैप वाला सिचुएशन। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है हमको? डेट ट्रैप वाला सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है कि प्रीवियस बोरोइंग पे जो हमको इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट को देने के लिए हमको फिर से नया जो बोरोइंग लेना पड़ रहा है, वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ओवरऑल समझ में आया थोड़ा मोड़ा प्राइमरी डेफिसिट? ठीक है, आगे और समझ में आ जाएगा। चलो, implication of primary deficit, it indicates how much of government borrowing are going to meet expenses other than interest payment। The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payment on the borrowing made in past। So a low or zero primary deficit, a low or zero primary deficit indicates that interest commitment on earlier loan have forced the government to borrow। अब देख, प्राइमरी डेफिसिट शो करता है हमको कितना लोन लेना पड़ा पास्ट इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा आए इसका मतलब क्या है? ज्यादा लोन लेना पड़ा इंटरेस्ट को पे करने के लिए। देखो माइनस हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला को ध्यान से समझना, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अगर ये ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ज्यादा लोन पहले लिए थे या पहले इंटरेस्ट अमाउंट कम है। अगर ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा अगर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट का बर्डन कम है हमारे ऊपर। ठीक है, और इनकेस प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम आ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? जितना भी नया बोरोइंग किए सारा पैसा कहां चला गया? इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला गया। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है? यहां पे ऑपोजिट है कॉन्सेप्ट।
पहले दोनों में स्ट्रेट था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑपोजिट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। अगर बोरोइंग, मान लो बोरोइंग में क्या, नया बोरोइंग लिया, 1 लाख का नया लोन लिया, प्रीवियस इंटरेस्ट जो लोन पहले लिया था, वो लोन पे मुझे मान लो 50,000 का इंटरेस्ट पे करना था, तो मेरा 50,000 रुपए कहां गया, इंटरेस्ट पेमेंट में गया, आउट ऑफ 1 लाख। 50,000 में अदर एक्सपेंसेस करूंगा, लेकिन प्रीवियस लोन का इंटरेस्ट अगर मुझे 1 लाख देना था, तो सारा पैसा कहां चला गया, इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। तो मेरा प्राइमरी डेफिसिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब प्राइमरी डेफिसिट कम आता है या 0 आता है, तब ज्यादा बुरा सिचुएशन होता है कंट्री के लिए। प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होना बहुत अच्छा बात है कंट्री की, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट है जो अपोजिट है, बाकी दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होना गलत है, प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होना कंट्री के लिए खराब है। अच्छा, प्राइमरी बोला, फिस्कल डेफिसिट, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट कंट्री के लिए ज्यादा होना बहुत अच्छा है। इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है कि हमारा इंटरेस्ट बर्डन क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है या फिर बहुत कम है, तो वो क्या शो कर रहा है, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब जो हम नया बोरोइंग किए वो सारा पैसा कहां चला गया, इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, ठीक है। चलो, चेहरा देख के लग रहा है थोड़ा हेवी हो गया है ना, चेहरा देख के ही लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज कर लेंगे एक बार, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, पढ़ के आना है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, ओके वेदांत, ठीक है। पल्लवी, ठीक है। हाँ संचिता, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, ठीक है। और बताओ, ठीक है, चलो बाय बाय।